Namaste everyone, this is Nayan Bashne and I welcome you all to the Bliss Academy where we provide education to you all with humility. मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली सीबीएसई ने क्लास 10th एंड 12th टर्म टू बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को रिलीज कर दिया है जो कि सब्जेक्टिव बेस्ड पैटर्न पे बेस्ड है। तो अब जो हम प्रिपेयर करेंगे टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए वो सब्जेक्टिव बेस्ड पैटर्न पे ही करेंगे जब तक सीबीएसई और कोई नया सर्कुलर जारी नहीं करती है सिचुएशंस को देखते हुए। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इनको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को, इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन पेपर में पैटर्न रहेगा क्वेश्चंस पूछने का और किस तरीके से हम मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को एग्जाम शीट के अंदर लिखें ताकि कोई भी मार्क एग्जाम के अंदर हमारा डिडक्ट ना किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि हमको पता है कि जो टर्म टू बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट कराएगा उसकी जो मैक्सिमम वेटेज रहेगी वो 40 मार्क्स की है। इसके लिए सीबीएसई हमको 2 आवर्स अलॉट करेगी क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर को टोटल 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया है, डेट इज सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। जितने भी क्वेश्चंस है क्वेश्चन पेपर के अंदर सारी अटैम्प्ट करने कंपलसरी है। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए के अंदर केवल 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जहाँ पे 2 मार्क्स की इसकी वेटेज है और जो आपको अपना आंसर लिखना है वो 40 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेट इज क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। यहाँ पे जो टाइप रहेगा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और इसकी जो वेटेज है वो 3 मार्क्स की है। यहाँ पर आपको 80 वर्ड से ज़्यादा में अपना आंसर नहीं लिखना है। अगर सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी के अंदर केवल 2 ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। इसका जो टाइप रहेगा ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसकी वेटेज होगी 5 मार्क्स ईच। यहाँ पर जो आपको वर्ड लिमिट रखी गई है 120 वर्ड्स की रखी गई है, इससे ज़्यादा में आपको अपना आंसर नहीं देना है। सेक्शन डी जो है आपका केस बेस्ड टाइप रहेगा, इसमें केवल 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। और जो लास्ट सेक्शन हमारा सेक्शन ई है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन का रहेगा जिसकी वेटेज रहेगी 3 मार्क्स की। इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, 13.1 जिसमें आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड 1 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 13.2 क्वेश्चन के अंदर ज्योग्राफी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 1 मार्क्स ईच के, जिसको आपको मैप के ऊपर प्लॉट करना होगा। पूरे क्वेश्चन पेपर के ऊपर कोई ओवरऑल चॉइस आपको नहीं दी गई है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड कर रखी है। Only one of the choices in such questions have to be attempted, यानी कि जिसमें इंटरनल चॉइस दे रखी है उन 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आपको एग्जाम के अंदर अटैम्प्ट करना होगा। अब कहीं पर अगर ज़रूरत लग रही है कि सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आपको देने हैं तो वहाँ पर उस सेक्शन में ही आपको सेपरेट इंस्ट्रक्शंस बता रखे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में हमारे सामने रखे हैं ताकि हम एक आइडिया लगा पाएँ किस तरह का क्वेश्चन पेपर मार्च और अप्रैल में होने वाले एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो सेक्शन ए है यहाँ पे जो क्वेश्चन का टाइप रहेगा ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपसे ओवरऑल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स ईच, यानी कि सेक्शन ए की जो वेटेज है सोशल साइंस एग्जाम के अंदर ये 10 मार्क्स की रहेगी, यानी कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ 40 मार्क्स। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसमें पूछा गया है हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज एंड द टाउन्स ऑफ इंडिया, यानी कि किस तरीके से जो असहयोग आंदोलन था वो इंडिया के शहर और गाँव में आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पर आपने वेरियस रीजंस पढ़े थे किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया गया, जो कि आपके चैप्टर हिस्ट्री बुक के चैप्टर नेशंस ऑफ इंडिया में पेज नंबर 34 पे मेंशन है। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का, यानी कि इसके लिए आपको कोई भी 2 पॉइंट्स उसमें से लिख देने। यहाँ पे वेरियस पॉइंट्स है जैसे कि यहाँ पे बता भी रखा है। जो मूवमेंट था वो मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन के साथ स्टार्ट हुआ था सिटीज़ के अंदर, जिसमें हज़ारों बच्चों ने स्कूल और कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल थे वहाँ पे जाना छोड़ दिया था। टीचर्स ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया गया था एक्सेप्ट दी मद्रास। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स पिकेटेड एंड द फॉरेन क्लेथ बर्न्ड इन द ह्यूज बॉनफायर। तो इन 6 पॉइंट्स में से कोई भी आप जो 2 पॉइंट एग्जाम के अंदर लिख के आएंगे उसके लिए आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स असाइन कर दिए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पे पूछा गया वाई इज टूरिज्म कंसीडर एज अ ट्रेड, टूरिज्म को व्यापार के तौर पे क्यों कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी की बुक से लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाले चैप्टर में से पूछा गया है, और ये जो टॉपिक है ये पेज नंबर 88 पे उस बुक में दे रखा है। तो यहाँ पे भी वेरियस रीज़न हो सकते थे, उसमें से आप कोई भी दो लिखेंगे क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है कि फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज, जब कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो हमारा जो ट्रेड होता है वो बढ़ जाता है। मैनी पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, अब बेसिकली कोई टूरिस्ट आएगा तो आप उसको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो उस वजह से भी क्या होगा, जो टूरिज्म इंडस्ट्री होगी वो डायरेक्टली इसके साथ एंगेज रहती है। टूरिज्म प्रोवाइड सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट, जो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जब वेरियस टूरिस्ट वहाँ पर विजिट करते हैं तो उनका व्यापार बढ़ता है। टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर द मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, तो यहाँ पे टूरिस्ट वेरियस पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, विजिट करते हैं। जैसे कि ज़्यादातर यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग विजिट करते हैं, है ना। ऐसी और भी कई तरह के टूरिज्म हो सकते हैं जिसके लिए इंडिया एक अच्छा प्लेस है। तो और ऐसे ही अगर कोई और रेलेवेंट पॉइंट आपके माइंड में आए तो उसको भी आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन देखिए कोशिश यही करें कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसको टू दी पॉइंट प्रिसाइज हम पॉइंट्स वाइज लिखने की कोशिश करें, पैराग्राफ में लिखने को हम परहेज करें। ठीक है, टू दी पॉइंट और पॉइंट वाइज हम अपने आंसर को लिखें ताकि कोई भी मार्क हमारा डिडक्ट ना हो पाए। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी सिस्टम एंड द टू पार्टी सिस्टम, यानी कि हमें क्या डिफरेंस बताना था वन पार्टी सिस्टम के अंदर और टू पार्टी सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे मल्टीपल बेसिस हो सकते हैं डिफरेंसेस के, लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंस बता देंगे। तो अगर हम वन पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो countries where only one party is allowed to control and run the government are called the one party system। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम उस कंट्री की गवर्नमेंट को कहेंगे जहाँ पे एक ही पार्टी होगी और वही पार्टी क्या करती है, कंट्री को रन करती है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लें चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का, तो वो क्या करती है, चाइना में अकेला रूल करती है। अगर 2 पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो ऐसी कंट्री जहाँ पे केवल 2 मेन पार्टीज इलेक्शन को कंटेस्ट करती हैं वो 2 पार्टी सिस्टम का एग्जांपल है। इसके लिए आप यूएसए का एग्जांपल याद रख सकते हैं या फिर आप यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल रख सकते हैं। यहाँ पे 2 ही पार्टी हैं जो कि गवर्नमेंट को रन करती हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपकी पॉलिटिकल साइंस बुक से पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर से पेज नंबर 77 से पूछा गया है। तो इसीलिए जितनी भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं आप उसको डिटेल में एक एक वर्ड को याद करते चलें कि कहाँ पे क्या लिख रहा है, कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स डाउनलोड करने हैं तो हम इसको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पे आप पॉइंट वाइज एक एक चीज़ को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है स्टेट द रोल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक जो इंडिया है यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, इसका क्या रोल है इंडिया के अंदर। तो हमें पता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये गवर्नमेंट बॉडी है जो कि हमारी करेंसी और बाकी के जितने फाइनेंसेस होते हैं उसको रेगुलेट करती है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे वेरियस पॉइंट्स हो सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे 2 ही पॉइंट्स उसमें लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज द करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई सुपरवाइज करती है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स को, साथ ही साथ आरबीआई मॉनिटर करती है कितना कैश बैलेंस यानी कि कितना कैश फ्लो है कंट्री के अंदर। Also, the RBI sees the banks give loans not just profit-making businesses but traders also of the small cultivators, यानी कि RBI ये सुनिश्चित करती है केवल अमीर लोगों को ही लोन ना दिया जाए बल्कि जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं उनको भी लोन प्रोवाइड किया जाए ताकि वो भी अपनी लाइफ में वेलबींग को हासिल कर पाएँ, प्रॉस्पेरिटी को हासिल कर पाएँ। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, चैप्टर मनी एंड क्रेडिट से पेज नंबर 40 एंड 48 पे इसको डिस्कस किया गया है, तो वहाँ पर आप देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो इस सेक्शन के अंदर पूछा गया है, यहाँ पर हमको एक डाटा दे रखा है, हमसे कहा गया है रीड द डाटा ऑन द गिवन टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ओवरऑल यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है कंपेयर द 2015 एंड 2016 एंड 2019-20 डाटा एंड गिव एनी वन रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 2019-20। तो आपसे कहा गया है अगर 2015-2016 का डाटा देखें और 2019-2020 का डाटा देखें तो हमें यहाँ पे रीज़न बताना है कि जब हम देख रहे हैं 2015-16 के अंदर जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो 106.60 मिलियन टन्स में है, जबकि 2019-20 के अंदर ये जो प्रोडक्शन
रह गया वो 102.62 मिलियन टन ही रह गया। तो हमें रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों हो सकता है। तो देखिए इसके लिए वेरियस रीजन हो सकते हैं। ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम जो एक चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है तो वहाँ पर उसकी जो कॉस्ट होती है हाई हो जाती है। तो एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरी चीज़, जब आपको स्टील को निकालना होता है तो उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोयला चाहिए होता है। अब आपको पता है कि कोयला क्या है, एक फोसिल फ्यूल है जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में, और किसी वजह से अगर उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई तो वहाँ पे आपकी सप्लाई कम हो जाएगी जिसकी वजह से आपको उसकी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द कुकिंग कोल। तीसरी रीज़न ये हो सकता है कि जो वहाँ पर लेबर थी शायद उसकी प्रोडक्टिविटी पहले के मुकाबले कम हो गई हो, या फिर जो वहाँ पे एनर्जी सप्लाई करी जा रही थी वो इरेगुलर हो सकती है। तो ऐसे ही अगर कोई भी पॉइंट और आपके दिमाग में आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन कम हो सकती है तो आप उसको वहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज ये जो 4 पॉइंट एनसीईआरटी के अंदर हमसे बताए गए हैं इसको आप लिखेंगे, इसमें से केवल 2 ही पॉइंट आपको लिखने हैं, है ना। और 2 की जगह आप केवल एक भी पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स में इसको बांटा गया है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन, तो किसी भी एक पॉइंट को आप अपने आंसर में लिख दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। अगर इसकी सेकंड क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाई इज द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ स्टील कंसीडर एज एन इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। ये आपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ा होगा, वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि अगर जितना ज़्यादा कोई कंट्री स्टील को कंज्यूम करती है इसका मतलब वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं जो कि डेवलपमेंट का एक साइन होता है। तो उसमें से कोई भी एक रीज़न आप लिख देंगे, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में कह रखा है द स्टील प्रोडक्ट्स आर यूज एज द रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्री। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट, इट प्रोवाइड द मशीनरी फॉर इंश्योरिंग द कंट्रीज ग्रोथ। ठीक है, तो तीनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट जो आपके माइंड में क्लिक कर जाए उस टाइम पे आप उसको लिखिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इसको पैराग्राफ में ना लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिएगा, तब आपकी मार्किंग ज़्यादा आसान होगी एग्जामिनर के करने के लिए, और वो समझ भी पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन था आपसे ज्योग्राफी से पूछा गया था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, पेज नंबर 69 पे टॉपिक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर ओवरऑल 5 क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर आपसे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स ईच, और यहाँ पे जो टाइप रहेगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का रहेगा। यहाँ पे जिसको आपको आंसर देना है वो 80 वर्ड्स के अंदर देना है, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 3 पॉइंट कोई से भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम के अंदर लिखेंगे। तो क्वेश्चन 6 के अंदर आपको चॉइस दे रखी थी, या तो ए वाला क्वेश्चन ऊपर कर लीजिए या फिर आप इस बी वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। तो अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है Why do most of the rural households still remain dependent on the informal sources of credit? ठीक है, यानी कि जो गांव के अंदर लोग रहते हैं वो अभी भी क्यों इनफॉर्मल सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि बनिया होता है या मनी लैंडर्स होते हैं, उन पे क्यों ये डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसके लिए कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि जो बैंक्स हैं वो लिमिटेड ही हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, इस वजह से कई बार हमारे जो रूरल हाउस होल्ड्स होते हैं उनको लोन नहीं मिल पाता है। पीपल इन द रूरल एरियाज फेस प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, कई बार गाँव के अंदर प्रॉपर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते कोलेट्रल के लिए, यानी कि हमारे जो ज़मीन के कागज़ वगैरह वो हमारे लिए पास नहीं होते। तो उस वजह से कई बार जो बैंक्स होती हैं वो इतना ईजिली आपको लोन्स यानी कि क्रेडिट नहीं प्रोवाइड करती हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे यही लिख रहा है कि एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल यानी कि जो सिक्योरिटी है वो एक मेजर रीज़न रहता है जो कि पुअर लोगों को बैंक से लोन लेने में दिक्कत पैदा करता है। रूरल पीपल गेट ईजी लोन्स फ्रॉम द रिचर हाउस होल्ड थ्रू द इनफॉर्मल वे। और लास्ट रीज़न हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो लोकल जानने वाले होते हैं हमारे वहाँ पे, जो कि कह सकते हैं अमीर मनी लैंडर्स होते हैं, वो ईजिली क्या करते हैं आपको प्रोवाइड कर देते हैं रोल, इवन आपने पहले वाला लोन चुकाया ना हो तब भी, जबकि बैंक ऐसा नहीं करती जब तक आप कोई और नया उसके सामने कोलेट्रल पेश ना करें। तो ये भी एक रीज़न रहता है रूरल हाउस होल्ड्स के अंदर कि वहाँ पे वो इनफॉर्मल सोर्सेज से ही क्या है क्रेडिट लेते हैं ज़्यादातर। ये जो क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से है, मनी एंड क्रेडिट से, पेज नंबर 50 पे टॉपिक आपको दिया गया है। इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछा गया है, हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोअर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। इस चैप्टर के एंड में आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया गया है, जहाँ पे डिस्कस किया गया है किस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बोरोअर्स होते हैं जिनके पास कोलेट्रल प्रॉपर नहीं होते उसको क्रेडिट लेने में मदद करते हैं। तो इसके लिए सर्टेन रीजंस आपने पढ़ रखे थे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे कि पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली खुद एक कलेक्शन करके उसको सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के सामने जमा करते हैं और बैंक उस बिहाफ पे आपको लोन दे देती है।
सेल्फ ग्रुप्स आर रेगुलर इन देयर सेविंग्स विच कैन बी यूज एज अ मॉनिटरी हेल्प। ठीक है, आपने डिस्कस किया ही या चैप्टर में पढ़ा ही होगा एंड में कि थोड़ा थोड़ा जमा करते रहते हैं, एज अ रिजल्ट एट द एंड आपके पास काफ़ी सारा कह सकते हैं सेविंग्स हो जाती है, जो कि मॉनिटरी हेल्प आपको प्रोवाइड कर सकती है अगर किसी को ज़रूरत पड़े। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स विदाउट द कोलेट्रल टू मीट देयर नीड्स। अब क्योंकि आपके पास एक सर्टेन सेविंग्स है उस अकाउंट के अंदर कह सकते हैं, तो बैंक उसके बिहाफ पे आपको क्या दे देती है, लोन दे देती है। ड्यू टू द टाइमली रीपेमेंट बैंक्स ऑल्सो लैंड लोन्स टू द एसएचजी। अब क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ये मेंटेन करते हैं कि जिसने भी लोन लिया है इस ग्रुप के अंदर वो एक प्रॉपर टाइम के अंदर अपना जो क्रेडिट है उसको चुका दे, तो इसलिए जो बैंक्स होती हैं वो काफ़ी ईजिली एसएचजीज को अपना लोन दे देती हैं। तो इनमें से कोई से भी 3 पॉइंट आप अपने एग्जाम के अंदर लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स यहाँ पे अलॉट कर दिए जाएंगे। इसके बारे में पेज नंबर 51 के अंदर मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स बुक के अंदर बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पे पूछा गया है, ट्राइबल पीसेंट्स इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द idea of Swaraj in another way and represented the non-cooperation movement differently, justify the statement। तो ये आपने बुक के अंदर पढ़ा ही होगा कि जो ट्राइबल पीसेंट्स थे उन्होंने महात्मा गांधी के आइडिया को एक अपने हिसाब से पोर्ट्रे करने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ बातें हमको बतानी है कि किस तरीके से जो महात्मा गांधी ने आपको नॉन वायलेंस की राह दिखाई थी उसके विपरीत इन लोगों ने किस हिसाब से उस चीज़ को अपने हिसाब से मोड़ा और यूटिलाइज किया। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम 3 बात ही उसमें बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अगर पहली बात करें तो स्प्रेड ऑफ द मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट इन द गोदान हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो गोदान हिल्स थी वहाँ पे गुरिल्ला वॉर उन्होंने किया। दूसरी चीज़ कि ये लोग खुद कॉलोनियल पॉलिसीज़ के खिलाफ चले गए। तीसरा रीज़न यहाँ पे ये था कि जो लिवलीहुड था इन लोगों का वो अफेक्ट हो रहा था क्योंकि इनके जो ट्रेडिशनल राइट्स उनको डिनाई किया जा रहा था। चौथी चीज़, जो लीडर थे अलूरी सीतारमन राजू, वो इंस्पायर्ड थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स एंड परस्यूड द पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप द ड्रिंकिंग। फिफ्थ रीज़न यहाँ पे ये था कि उनको लिबरेशन चाहिए था यूज़ ऑफ फोर्स को करके। सिक्स रीज़न आप कह सकते हैं कि जो रिबेल्स ने अटैक करा पुलिस स्टेशन पे और गुरिल्ला वॉरफेयर को अपनाया अचीविंग द स्वराज। लेकिन ओवरऑल ये देखा जाए तो जो रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया था उस पर नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से क्या किया, उस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो इन 6 पॉइंट्स में से कोई से भी 3 पॉइंट आप वहाँ पे लिख सकते हैं, और अगर ऐसा कोई और रिलेवेंट पॉइंट आपके माइंड में अंदर आए तो आप उसको भी वहाँ पे बताइएगा। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था चैप्टर नेशंस ऑफ इंडिया से, जो कि एकलौता चैप्टर हिस्ट्री से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, पेज नंबर 35-36 पे इसके बारे में बता रखा है, आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर इसको देख सकते हैं। सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे पूछा गया है, एग्जामाइन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो किस तरह के रोल प्ले करती है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे वेरियस पॉइंट्स अपने अपनी बुक के अंदर पढ़े, कोई से भी 3 पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि सबसे मेन रोल तो पॉलिटिकल पार्टी का यही है कि वो क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है और उसको रन करती है। पार्टी जो है एक डिसिसिव रोल प्ले करती है मेकिंग ऑफ द पॉलिसीज फॉर द कंट्री को, साथ ही साथ ये अपने लीडर्स को रिक्रूट करती है, उनको ट्रेन करती है। पार्टीज डेट लूज द इलेक्शन फॉर्म दी अपोजिशन, यानी कि जब आप एक इलेक्शन लड़ते हैं और आप हार भी गए तो भी आप अपोजिशन का पार्ट बनते हैं, जो कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने का मदद करेगा ताकि जो पॉलिसीज हैं वो बाइज ना रहे। साथ ही साथ जो पार्टीज हैं वो आम लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं उनको शेप देने में मदद करती हैं। पार्टीज प्रोवाइड द कॉमन मैन एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड द वेलफेयर स्कीम। पार्टीज के द्वारा ही हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं इन स्कीम्स के साथ। हमको जो भी अपनी बात कहनी होती है हम सीधे अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं, उनको बताते हैं क्या दिक्कत है, और वो फिर एग्जीक्यूटिव्स की मदद लेते हुए उस चीज़ को रिजॉल्व करने की मदद करते हैं। तो इन 6 पॉइंट्स में से कोई से भी 3 पॉइंट को आपको अपने एग्जाम में लिखने हैं, आपको मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन था पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर में से, पेज नंबर 74 के अंदर वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंक्शंस है वो मेंशन कर रखे हैं, वहाँ पे आप एक बार रीड कर सकते हैं। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी के अंदर ओवरऑल आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स ईच के। यहाँ पे जो टाइप रहेगा ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, और जो वर्ड लिमिट है वो 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं है करनी है आपको। अब क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 पॉइंट्स वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो 9th क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है, डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ द आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर एक एबिलिटी होती है खुद के लिए सपोर्ट जनरेट करने की जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता।
इसको हमें जस्टिफाई करना है कुछ सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स इसके लिए देके। तो अगर हम सबसे पहले बात कर लें तो जो डेमोक्रेसी वो इंश्योर करती है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि जो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर है उस पर ही बेस्ड हो। इस वजह से भी हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे बैक ऑफ द माइंड ये मना रहता है कि यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं हो रही है। दूसरा रीजन, एवरी सिटीजन हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जैसे कि आपने आरटीआई देखा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, या ऐसे कुछ और भी हमारे पास राइट्स हैं जिसके थ्रू हम एग्जामाइन कर सकते हैं कि जो वेरियस डिसीजन लिए गए हैं क्या वो पार्शियल हैं या फिर वो अनपार्शियल या नहीं, अनबाइस है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी दूसरा रीजन होता है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को लोग सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ठीक है, अकाउंटेबल होती है, लेजिटिमेट होती है, साथ ही साथ इनकी जो वर्किंग रहती है ट्रांसपेरेंसी रहती है। हर एक चीज़ इनको मेंटेन करना पड़ता है ताकि जब आप में से कोई इनसे पूछे कि कहाँ पे क्या चीज़ खर्च हुई तो ये उसके थ्रू आपको आंसर कर पाए। फोर्थ रीजन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग होते हैं यानी कि जो जनता होती है उसके पास राइट होता है अपने रूलर्स को चूज करने के लिए। डेमोक्रेसी गिव्स इट्स सिटीजन द राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट्स इन फंक्शनिंग। और लास्ट में आप कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो पीपल्स की खुद की गवर्नमेंट है, जो कि लोग खुद क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बंस के इलेक्शन में जीतने के बाद गवर्नमेंट में बैठते हैं और वो चलाते हैं। जैसे कि आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा कि डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, अगर ऐसा कोई और पॉइंट आपके माइंड में आए तो आप उसको एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं, अदरवाइज ये 6 पॉइंट्स एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है तो आप इनको एग्जाम में लिखने की कोशिश करिएगा। अब इस 9th क्वेश्चन के अंदर आपको एक और चॉइस दी गई थी, यानी या तो आप ये वाले क्वेश्चन को करते हैं या फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको कहा गया, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है, पूछा गया है, देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। यानी कि जो साउथ एशिया जिसमें हम रहते हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि पहला रीज़न कह रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है पीपल की खुद की गवर्नमेंट है। कंट्रीज जो है साउथ एशिया की उनको राइट चाहिए थे लोगों के लिए, क्योंकि हमने देखा हमारे ऊपर कई सारे राजा रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिन्होंने रूल किया और सर्टेन राइट्स एंड रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर लगाए। तो बाद में जाके जब यूरोप के अंदर रेवोल्यूशन आया और हमारे लोगों को पता चला कि इस तरीके के राइट्स हो सकते हैं तो ये देखा गया कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी साउथ एशिया के लोगों को रूल करने के लिए। कंट्रीज वांट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय देमसेल्फ। ठीक है, पहले क्या होता था, मोनार्की होती थी और ऐसी और भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती थी, लेकिन फिर लोगों को लगा कि हम में से ही कोई लोग वहाँ पे चुन के बैठने चाहिए। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्योंकि हमारे पास पावर है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए, इसलिए लोग क्या करते हैं साउथ एशिया में जनरली डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स। ठीक है, जब डेमोक्रेसी होती है तो हमारे पास सर्टेन फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने राइट्स को हम सेफ गार्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ हम आज़ाद हैं कुछ भी करने के लिए अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स द सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, हमने देखा अपनी कंट्री के अंदर किस तरीके से सोशल डिवीजन थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड डिफरेंट रिलीजन बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन देखा। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था साउथ एशिया के अंदर कि जो सोशल डाइवर्सिटी है उसको ईजिली अकोमोडेट किया जा सके ताकि जो पीस है वो मेंटेन रहे कंट्रीज़ के अंदर। इसलिए डेमोक्रेसी को भी लोगों ने सपोर्ट दिया। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन। सबसे अच्छी बात डेमोक्रेसी की यही है कि अगर आपके मन में मतभेद भी है आपस को लेके तो आप उसको आपस में बातचीत करके क्या करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जो जिस चीज़ के लिए ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो चीज़ मान ली जाती है और इसमें कोई भी लड़ाई दंगा नहीं होता है, इसलिए हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। अगर साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया में जैसे कि कंट्रीज़ हैं इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ पे हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी है, कहीं पे रियल में डेमोक्रेसी है लेकिन कई जो कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेसी को फॉलो अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल 6 पॉइंट्स आपने देखे, कोई से भी 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का, पेज नंबर 92 पे ये वाले टॉपिक्स दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी एक बार इनको देख सकते हैं। जो 10th क्वेश्चन यानी कि सेक्शन सी का जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है एग्जामाइन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी कि आज के टाइम में जो आईटी है उसका रोल क्या है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मास मीडिया का एक जरिया है जिसके थ्रू अपनी बातों को हम दूर तक पहुंचा सकते हैं, इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट हो सकते हैं ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल 5 पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे, तो बुक के अंदर मैंने ऐसे पॉइंट्स बता रखे हैं। तो एक एक करके देखते हैं क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी क्या है, चेंज कर रही है रैपिडली,
तो उससे नए नए हमें रोज़ टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे एक नया फीचर उसके साथ जुड़ जाता है। टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटेट करती है हमें टेलीग्राफ भेजने में। टेलीफोन है, जैसे मोबाइल फ़ोन से आज के टाइम में फैक्स हैं, इवन अभी हम देख ही रहे हैं कि वर्चुअल मीडियम से हम क्या कर पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी की वजह से हो पा रहा है। हम रिमोट एरियाज़ के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि एक बच्चा जो कि किसी गांव में बैठा हुआ है, वो वहीं से शहर में मौजूद स्कूल में जो टीचर है वो पढ़ पा रहे हैं उस चीज़ को। तो ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक इम्पॉर्टेंट रोल कह सकते हैं, जो कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में मदद कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, आज के टाइम में देख रहे हैं हमने काफ़ी सारी सैटेलाइट्स अपनी ऑर्बिट में छोड़ रखी हैं, जिसकी मदद से हम और भी वेरियस फैक्टर्स को अब ईजिली मॉनिटर कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी कम्युनिकेशन भी अच्छी होती चली जा रही है उससे। कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। आज कुछ भी देखें, हर एक चीज़ के अंदर कंप्यूटर है। इवन छोटे छोटे से अगर हम पेन एंड पेंसिल को देख रहे हैं, वो भी क्या हो चुके हैं अब, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो चुके हैं। तो हर एक चीज़ के अंदर आज कंप्यूटर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। सबसे अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में हम इंटरनेट के थ्रू क्या कर पा रहे हैं, अपनी चीज़ों को शेयर कर पा रहे हैं, अपने जो नॉलेज है उसको दूसरों तक दे पा रहे हैं और नॉलेज को हम गेन कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल है, वॉइस मेल्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं नेग्लिजिबल कॉस्ट पे। जबकि पहले के टाइम में अगर देखें कि हमको टेलीग्राफ वगैरह भेजना होता था तो हमें उस पर स्टैंप लगानी पड़ती थी, लेकिन आज के टाइम में कोई आपको ऐसा सर्विसेज को यूज़ करने के लिए पे नहीं करना पड़ रहा है। हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। साथ ही साथ आज के टाइम में हम देख पा रहे हैं कि जो सर्विसेज हैं, जैसे कि जूम को हम ले सकते हैं, पूरी ग्लोबली इसने कनेक्ट कर रखा है कंट्री को, या फिर यूट्यूब है जो कि एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के द्वारा ताकि पूरी कंट्री आपस में कनेक्ट हो पाए। तो ऐसी और भी कोई पॉइंट आपके माइंड में आए जो कि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हो, आपको लगे कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक रोल प्ले किया है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन इससे रिलेट करना चाहिए किस तरीके से इसका रोल है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को आपस में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या फिर कनेक्ट होने के लिए। ठीक, तो ये जो टॉपिक था ये बेसिकली इकोनॉमिक्स से पूछा गया था, चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, पेज नंबर 63 पे। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर और क्या क्या लिख रखा है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको 5 पॉइंट्स लिखने थे इसमें। इसी में एक क्वेश्चन में इसमें इंटरनल चॉइस दी गई थी, यानी कि या तो आप उसको बताइए या फिर आप ये बताइए कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने इंडिया के लोगों और उसके मार्केट के अंदर किस तरह का इम्पैक्ट डाला है। तो यहाँ पे वेरियस पॉइंट्स हमारी बुक में बता रखे थे। अगर सबसे पहले हम बात करें तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से आज हमारे पास काफ़ी सारे चॉइसेस आ पाए। हम देख रहे हैं कि अगर एक मोबाइल फ़ोन ही हमको खरीदना है तो आज हमारे पास एप्पल है, ठीक है, गूगल है, एमआई है, ठीक है, और ऐसी कई सारी कंपनीज हैं, सैमसंग है, जिसकी हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर कंपनी जहाँ से बाहर की हैं वो तभी यहाँ पे हो पाए कि जब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू वो हमारे मार्केट में आ पाए। दिस हैज इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। पहले हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो जो था उसी में क्या करना पड़ रहा था, गुजारा करना पड़ रहा था। लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से वेरियस कंपनीज कह सकते हैं, सर्विसेज हमारे पास आई और हम द बेस्ट जो कि मार्केट या वर्ल्ड में मौजूद है उसको चूज़ कर सकते हैं। MNC have increased their investment industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, etc. जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने सर्टेन जो मार्केट है जैसे कि सेलफोन है, ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ऐसे कई सारे मार्केट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके थ्रू जो वेरियस प्रोडक्ट्स हैं जो कि बाहर दूसरी कंट्रीज़ में मौजूद थे वो आज इंडिया के अंदर है। साथ ही साथ जब इतना सारा कंपनीज इंडिया के अंदर आ रही हैं तो उससे नई जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं, इससे भी हमारे लोगों को ऑक्यूपेशन मिला है। कई सारी लोकल कंपनीज जो हैं उन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं MNCs को, जिससे उनका जो मार्केट कैप था वो भी बढ़ गया है। क्योंकि जब MNCs इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगी तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए उनको लोकल वेंडर से ही क्या करने पड़ेंगे, अपने कंपोनेंट्स को सोर्स करना पड़ता है। तो जिस वजह से जो लोकल हमारी कह सकते हैं छोटे व्यापारी थे उनको भी ऑक्यूपेशन या उनका ट्रेड बढ़ा है। सम लोकल कंपनीज हैव बीन एबल टू इन्वेस्ट इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड। अब जो नई नई कंपनीज आज प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट भी मदद कर रही है MSME सेक्टर में, ताकि उनको सपोर्ट मिल पाए, ताकि नई टेक्नोलॉजी को वो क्या कर पाएँ, प्रोड्यूस कर पाएँ। अभी हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए गवर्नमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ताकि इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर बनने शुरू हो जाएं, ताकि हमें फॉरेन गवर्नमेंट्स या कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े सेमीकंडक्टर्स के लिए।
Globalization has enabled some large companies such as Tata Motors, Infosys to emerge as a multinational companies. आज के टाइम में टाटा दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक है, ठीक है। इन्फोसिस है, TCS, ठीक है, ये सारी टाटा की ही क्या है सब्सिडरीज हैं जो कि ग्लोबल कंपनीज हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं पूरी दुनिया भर में। कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज हैव आल्सो बेनिफिटेड द ग्लोबलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ। साथ ही साथ इंडिया के मार्केट में जो लेबर लॉ है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया गया ताकि बाहर की जो कंपनीज है वो इंडिया के मार्केट में अट्रैक्ट हो पाए। इसकी वजह से हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसका एक्सपेंशन हो पाया और जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे उनका कंपटीशन बेसिकली बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि बाहर से जब और कॉम्पिटिटर्स आएंगे तो उनका मार्केट कैप थोड़ा सा कम हो जाएगा और उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा, यानी कि पहले के मुकाबले अब उनको एक तो अपनी प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा, साथ ही साथ अपनी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल 11 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस करे, लेकिन आपको 11 पॉइंट्स नहीं लिखने, आप कोई भी 5 पॉइंट्स इसमें से लिख सकते हैं जो कि आपको उस टाइम पे क्लिक कर जाए, या फिर ऐसा कोई भी और रिलेवेंट पॉइंट जो कि आपको लगे कि उसने ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया पे कुछ या उसके लोगों पे उसका इम्पैक्ट आया, तो वो भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से चैप्टर ग्लोबलाइजेशन पेज नंबर 66 पे टॉपिक दिया गया है, वहाँ से आप रीड करिएगा एनसीईआरटी में क्या लिख रहा है। इसका सेक्शन डी जो था ये केस बेस्ड क्वेश्चन टाइप था। यहाँ पे आपको 2 केस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं और उस पर रिलेटेड फिर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो जो केस बेस्ड क्वेश्चन ये टोटल 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 4 मार्क्स ईच के, यानी कि इसकी जो वेटेज रहेगी 8 मार्क्स की रहने वाली है। जल्दी से इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और जो 12 है वो आपके केस बेस्ड टाइप रहेंगे। तो इस पैसेज के अंदर हमसे कहा गया है इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इट इज अ वेपन ऑफ द वीक, but the power which is the subject of the article can be used only by the strong. This power is not passive resistance, indeed it calls for intense activity. The movement in South Africa was not the passive but active. तो बेसिकली जब आप नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे महात्मा गांधी का एक सोर्स दे रखा था। वहाँ पे महात्मा गांधी बता रहे थे कि जो लोग इस अहिंसा को एक कमज़ोर लोगों का हथियार मान रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कमज़ोर लोगों का हथियार नहीं है। जो सबसे बहादुर होता है, शक्तिशाली होता है, वही अहिंसा को फॉलो कर सकता है। सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स, यानी कि सत्याग्रह जो एक ऐसी फिजिकल फोर्स नहीं है जो कि आप डायरेक्टली देख सकते हो। एक जो सत्याग्रही होता है वो कभी भी अपने पेन को या एडवर्सरी को इन्फ्लेक्ट नहीं करता। ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन, ना वो सामने वाले जिसने उसको कोई हानि पहुंचाई है वो उसको हानि पहुंचाना चाहता है, बस वो ये चाहता है कि उसके साथ जो गलत हुआ है उसके लिए उसको जो न्याय है वो मिल जाए। सत्याग्रह is a pure soul force. Truth is the very substance of the soul. That is why this force is called the सत्याग्रह। ठीक है, सत्य यानी कि truth. The soul is informed with the knowledge. In it burns a flame of love. Non-violence is the supreme dharma. It is certain that India cannot the rival Britain or Europe in the force of arms. The British worship the war god and they can all them become as they are becoming bearers of the arms. The hundreds of millions in India can never carry arms. They have made the religion of non-violence their own. ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने बताया कि अगर हम सोचें कि ब्रिटेन और यूरोप से हम लड़ाई लड़के हथियारों के बल पे जीत जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं या यूरोपियंस हैं वो बेसिकली वॉर के गॉड की पूजा करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे इंडिया सनातन धर्म से ही कैसा रहा, अहिंसा का पुजारी रहा, तो हमारे लोग कहीं ना कहीं इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। तो अब इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर से कहा गया है व्हाई डिड गांधी जी कंसीडर द नॉन वायलेंस एज अ सुप्रीम धर्म। क्यों महात्मा गांधी ने जो धर्म था नॉन वायलेंस का उसको सुप्रीम माना। तो यहाँ पर रीजन दिया गया है कि गांधी जी अडॉप्टेड द नॉन वायलेंस एज अ फिलॉसफी एंड द आइडल वे ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू हिम फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस इज नॉट अ वेपन ऑफ द वीक, इट इज़ अ वेपन विच कैन बी ट्राइड बाई ऑल। ठीक है, महात्मा गांधी ने यहाँ पे बेसिकली महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस को अडॉप्ट कर लिया था, इस फिलॉसफी पे चलते थे। उनका मानना था कि अहिंसा पे चल के एक आइडल लाइफ को जिया जा सकता है और जो नॉन वायलेंस का हथियार है वो बेसिकली किसी वीक का नहीं है और इसको सबको यूज़ करना चाहिए ताकि जो भी उनके साथ गलत हुआ है उसको वो सही कर सके। ठीक, सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पे पूछा गया है हाउ वाज द गांधीयन सत्याग्रह टेकन बाय द पीपल हु बिलीव इन हिज फिलॉसफी, यानी कि जो लोग गांधी जी की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे वो किस तरीके से सत्याग्रह को फॉलो करते थे। तो आ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन और द एडवर्सरी, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन, इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो सत्याग्रही होते थे जो महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते थे वो कभी भी उनके साथ जो पेन
यानी कि जो उनको दर्द हुआ या उनके साथ कुछ गलत हुआ उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते थे, ना वो ये चाहते थे कि जिसने उनके साथ गलत किया है उसका कुछ उसके साथ कुछ गलत हो, बस ये चाहते थे कि उनके साथ जो गलत हुआ है उसके लिए उनको न्याय मिल जाए। ठीक है, उनके मन में बोले दूसरे के प्रति कोई भी बुरी भावना नहीं होती थी जिसने उसके साथ गलत किया। लास्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको पूछा गया है, वाई वॉज गांधी एंड सत्याग्रह कंसिडर एज अ नोबल वे टू रेजिस्ट इनजस्टिस। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि 2 पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम गांधी एंड सत्याग्रह को एक नोबल वे कह सकते हैं अपने साथ कोई भी चीज़ जो गलत हुई है उसको अपोज करने के लिए। जैसे वन कुड विन द बैटल थ्रू अ नॉन वायलेंस, यानी कि बिना किसी हथियार उठाए केवल अपनी बात को दूसरे पे प्रेशर बना के मनवा लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इस वजह से भी इसको हम एक नोबल वे कह सकते हैं। दिस कुड बी डन बाई अपीलिंग द कॉन्साइज ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि जो आक्रमण है जिसने आपको ऑपरेस किया यानी कि दबाने की कोशिश करी है उस पर प्रेशर बना के उसको हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परस्यूडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। ठीक है, इसके तहत आप क्या करते थे, जो आपको परेशान करते यानी कि ऑपरेशन होता था, आप उसको ज़बरदस्ती ये नहीं कहना चाहते थे कि तूने मेरे साथ गलत किया, उसको आप रियलाइज़ कराना चाहते थे कि आपने मेरे साथ गलत किया है और आप अब जो सही है उसको भी आप खुद ही करिए, है ना। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं यहाँ पे कि गांधी जी का जो तरीका था सत्याग्रह करने का वो नोबल क्यों था। तो इसमें से कोई से भी 2 पॉइंट आप अपने एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। ये नेशन इंडिया हिस्ट्री के चैप्टर है, पेज नंबर 30 पे ये बताया गया है किस तरीके से गांधी जी ने हमें समझाया उस सोर्स के अंदर कि किस तरीके से उनका जो आइडिया है सत्याग्रह को लेके था और किस तरीके से जो उनके फॉलोअर्स है उसको फॉलो करते थे। अब सेक्शन डी के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है वो भी क्या है, आपका केस बेस्ड। सबसे पहले इस पैरा को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है, एवर सिंस ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जब से हम यहाँ पर आए डिफरेंट मेथड्स हमने यूज़ करे कम्युनिकेट करने के लिए, बट द पेस ऑफ चेंज हैज़ बीन रैपिड इन द मॉडर्न टाइम्स। आज के टाइम में सबसे तेज़ी के साथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार ईजियर विदाउट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और द रिसीवर, जो कि आज हम देख ही रहे हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म एक्सेट्रा आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, हमारा जो डाक विभाग है दुनिया में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। इट हैंडल द पार्सल एज वेल एज द पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। कार्ड्स एंड एनवलप्स आर कंसिडर द फर्स्ट क्लास मेल एंड द एयर लिफ्टेड बिटवीन द स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। ठीक है, जो डाक भेजी जाती है वो प्लेन के द्वारा, रेलवे के द्वारा, लैंड के द्वारा, सब तरीके से आज हमारा जो डाक विभाग है वो उसको लेके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। द सेकंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक पैकेट्स, यानी कि 2 तरह का होता है। जो फर्स्ट क्लास मेल होता है बेसिकली एयर लिफ्ट किया जाता है बिटवीन द स्टेशन कवरिंग बोथ द लैंड एंड एयर, और जो सेकंड क्लास मेल होता है वो बेसिकली पैकेट्स के फॉर्म में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हैं, पीरियडिकल्स हैं, वो आते हैं। दे आर कैरिड बाय द सरफेस मेल, यानी कि लैंड के थ्रू या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको लेके जाया जाता है। टू फैसिलिटेट द क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स इन सिटीज 6 स्मॉल मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। अब एक स्पीड पोस्ट करके सर्विस होती है, तो उस केस में जब आपको तेज़ी से मेल भेजना है तो पूरी कंट्री को 6 चैनल्स के अंदर बांटा गया है। दे आर कॉल द राजधानी चैनल, यानी कि राजधानी ट्रेन के थ्रू। मेट्रो चैनल्स हैं, ग्रीन चैनल है, बिजनेस चैनल है, बल्क मेल चैनल है या फिर पीरियडिकल चैनल है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उससे चीज़ों को भेजा जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो सोर्स दे रखा है ये हमारे इंडियन पोस्टल नेटवर्क के बारे में दे रखा है। यहाँ पर मैं डिटेल्स बताई कुछ किस तरीके से इंडियन पोस्टल नेटवर्क काम करता है। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है, एग्जामाइन द रोल ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क, यानी कि आज के टाइम में जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है उसका क्या रोल है इंडिया के अंदर। 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक कोई सा भी पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया गया, इट हैज़ हेल्प द कंट्री टू एंगेज इन कम्युनिकेशन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जब यहाँ पे इतना ज़्यादा कह सकते हैं डिजिटलाइजेशन नहीं था, हम ईजिली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो उस टाइम पे इंडियन पोस्टल नेटवर्क ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जहाँ पे उसने हमें कम्युनिकेट करने में मदद किया, साथ ही साथ हमारा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में मदद किया। इवन केवल अब ये पोस्ट के लिए यूज़ नहीं होता, यहाँ पे हम बैंकिंग भी करते हैं। इट प्रोवाइड द वेरियस फैसिलिटीज लाइक द स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट। आज के टाइम में हमारे पास वेरियस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, डिपेंडिंग हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हम स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, बिजनेस पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट होती है और एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पोस्ट भी होती है जो कि एक सर्टेन टाइम लेगी। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसी सर्विस चुन सकते हैं। तो 2 में से कोई सा भी एक पॉइंट अपने एग्जाम में आप लिखिएगा।
सेकंड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन द मास कम्युनिकेशन एंड द पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। मास का मतलब होता है एक से ज़्यादा लोग, और पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बिटवीन टू, है ना। तो अगर पहले उसकी बात करें तो मास कम्युनिकेशन इन द मीडियम विच प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एज वेल एज क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द मासेस, इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, फिल्म एक्सेट्रा, वेयर इज द पर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन द पर्सन टू पर्सन। ठीक, सिंपल सा था मास कम्युनिकेशन। हम जब मासेस के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी कि बहुत सारी जनता के साथ कनेक्ट होते हैं, उस तरह के कम्युनिकेशन को हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब हम पर्सनल टू पर्सन अपनी बातों को रखेंगे तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच में। अगर लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो हमसे कहा है कि आप एनालाइज करिए सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन, यानी कि अगर एक कंट्री है तो वहाँ पे कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज़ द एज ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग द टेलीफोन, टेलीविज़न, फिल्म्स एंड इंटरनेट। आज के टाइम में हम देख ही रहे हैं कि हमारे पास वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू क्या कर पाते हैं, हम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे पास बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जो कि प्रिंट मीडिया के अंदर आ सकता है। वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव कनेक्टेड द वर्ल्ड क्लोजर, इट इज़ द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज। ठीक है, तो जैसा आपको कोई रेलेवेंट पॉइंट यहाँ पर लगे कि किस तरीके से सिग्निफिकेंस है किसी भी चीज़ का जो कि क्वेश्चन भी पूछी गई है, तो आप उसको जनरल लाइफ से भी वहाँ पर बता सकते हैं। बस शर्त यही है कि वो उसके साथ रिलेट कर पाए। तो ये जो क्वेश्चन था बेसिकली लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाले चैप्टर से पेज नंबर 86 पे दिया गया है ज्योग्राफी बुक के अंदर, वहाँ से आपसे पूछा गया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन था। सेक्शन ई यानी कि मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे ओवरऑल इसको 2 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि 13.1 के अंदर आपको एक पॉलिटिकल मैप दे रखा है इंडिया का, जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है प्लेस ए को विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, राइट इट द करेक्ट नेम ऑन द लाइन मार्क नियर इट। तो जो प्लेस है इसमें पूछा गया था प्लेस वेयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द वायलेंस। तो बेसिकली बिहार के अंदर जब चौरी चौरा था तो वहाँ पे क्या हो गया था, जो पुलिस थी और लोगों के बीच में जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे लड़ाई हो गई थी। तो उस वजह से कई सारे जो सत्याग्रही थे उन्होंने पुलिस की चौकी को जला दिया था, जिससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था। तो इसका भी हम प्लॉट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है ऑन द सेम गिवन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग, या तो आप नमरूप थर्मल प्लांट को लोकेट करिए या फिर नोएडा का जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है उसको लोकेट करिए। और दूसरी चीज़ जो आपको ज्योग्राफी के अंदर लोकेट करनी है वो है राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हम कहते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको चौरी चौरा प्लॉट करना था, तो ये बिहार का पार्ट है, यहाँ पे आप चौरी चौरा उत्तर प्रदेश कर देंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस दी गई थी या तो आप नवरूप थर्मल पावर प्लांट को करें, तो नवरूप पावर प्लांट पड़ता है असम के अंदर, आसाम हमारा ये रहा। ठीक है, और नोएडा बेसिकली उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो दिल्ली के पास पड़ता है नोएडा, है ना। तो यहाँ पे नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो जाएगा। और गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ता है अमृतसर पंजाब में। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लॉट कर देंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको ईजिली विजुलाइज नहीं कर पाते तो उनको प्लॉट नहीं करना है, उनको सिंपली इसके आंसर बता दें। यहाँ पे अलग से क्वेश्चन के लिए दे रखे हैं, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो 13.1 के अंदर यहाँ पे पूछा गया था नेम द स्टेट वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927। 1927 के अंदर मद्रास के अंदर इनकी जनरल असेंबली हुई थी। अब 13.2 के अंदर यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है नेम द स्टेट वेयर नमरूप थर्मल प्लांट इज लोकेटेड, तो अभी हमने देखा कि असम के अंदर है। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में है। और राजा सांची श्री राम गुरुदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेसिकली अमृतसर के अंदर है। तो इस तरीके का जो पेपर पैटर्न रहने वाला है आपके एग्ज़ाम में रहेगा, जो कि अप्रैल मार्च में होने जा रहा है। आपका सोशल साइंस पे बेस्ड वीडियोस जल्दी अभी हम अपलोड करना शुरू कर देंगे, तो वो भी काफ़ी डिटेल में रहेंगी, सब्जेक्टिव बेस्ड पैटर्न भी रहेगी। आप वहाँ से नोट्स को बना सकते हैं वीडियोस को देख के, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपकी कोई क्वेरी तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।